हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी 12वीं क्लास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलियन। ठीक है, तो विलियन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है सांद्रता जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन इंग्लिश में। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो है विलीयता जिसे बोलते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, और चौथा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, और इसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे, परासरण दाब पढ़ेंगे और वानठाप गुणांक। ये इससे अलग है, वैसे ये भी सभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है विलियन, विलियन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर विलियन के बाद विलय, विलायक, फिर इसके बाद विलियन के गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विलियन के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के विलियन होते हैं। विलियन के प्रकार को 2 आधार पर बांटा गया है, एक तो विलय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा जो है वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, फिर इसमें हम दूसरे पार्ट में जो पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे सांद्रता, सांद्रता की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सांद्रता क्या होती है, फिर सांद्रता के प्रकार पढ़ेंगे, सांद्रता को कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका है प्रतिशतता में सांद्रता कैसे बताई जाती है, दूसरा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे बताई जाएगी, फिर मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे मोल प्रभाव। तो ये सब कुछ जो पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है अपने दूसरे पार्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे पार्ट में जब हम पढ़ेंगे विलीयता, विलीयता को हमने बता दिया क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। विलीयता हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलीयता, एक तो हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलीयता, एक पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलीयता। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड्स। ठीक है, इसमें हम गैसों की द्रवों में विलीयता में हम एक नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, और इसके बाद ही एक राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्ट नंबर जो 4 है उसमें हम पढ़ेंगे विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें, हर एग्जाम में यहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पढ़ेंगे भाई विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म में हम पहले पढ़ेंगे, इन्हें बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, विलियन की कोलिगेटिव यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट परासरण दाब, परासरण दाब को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास जो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वे 4 ही प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसके बाद एक छोटा टॉपिक है वानठाप गुणांक, ये अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम करते हैं शुरू। तो इंट्रोडक्शन में जो पहला हमारा जो हमें पढ़ना है वो है विलियन। विलियन क्या होते हैं भाई? पहले हमें क्या पढ़ना है? विलियन। विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। विलियन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलियन क्या होता है भाई? किन्हीं भी दो पदार्थों का समान विलयन, समान मिश्रण का हो, समान मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। जैसे चीनी प्लस जल का विलयन, नमक प्लस जल का विलयन, ये सारे के सारे क्या है भाई? विलयन है। ठीक है, देखो समांग का मतलब क्या है? यहाँ पे समांग एक शब्द आया है, समांग विलयन। ठीक है, समांग मिश्रण। समांग का मतलब होता है कि जैसे अगर तुम जल में, हमारे पास ये क्या ले लिया हमने? जल, और जल में हमने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। ठीक है,
डालने के बाद वो उसमें क्या करा, घोल दिया। घोलने के बाद इस विलयन का प्रति एक जो पार्ट होगा, यानी कि देखने में ये विलयन एक ही जैसा दिखाई देगा, समझ में है ना। यानी कि दिखने में विलयन कैसा होगा, एक जैसा। उसमें ऐसा नहीं दिखने का कि भाई जल हमें अलग दिख रहा है और नमक हमें अलग दिख रहा है, ठीक है। यानी कि NaCl को क्या बोलते हैं, नमक, ये हमें अलग दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी विलायक में, विलायक का मतलब जल में अगर हम क्या डाल लेंगे, जैसे नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, और उसे घोलने के बाद अगर हम विलयन को देखें तो विलयन हमें एक ही जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो एक जैसे का मतलब पूरा हर विलयन का प्रत्येक भाग का जो वो होगा संगठन, वो क्या होगा, समान होगा, समान। तो उसे हम क्या बोलते हैं, समान विलयन, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम विलयन की डेफिनेशन समझ में आ गई भाई। दो पदार्थों के समांगी विलयन को क्या बोला जाता है, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है, ठीक है। तो विलयन भाई दो, विलयन के जो दो घटक होते हैं, घटक का मतलब विलयन जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो विलय से मिलकर बना होता है, एक किससे मिलकर बना होता है, विलायक से मिलकर बना होता है, विलय, ठीक है। विलय को बोलते हैं सोल्यूट और विलायक को बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। तो देखो भाई ये हमेशा ज़्यादातर जो होता है विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, और ये हमेशा किसमें पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये हमें विलय कहाँ किसमें पाया जाएगा, कम मात्रा में, और विलायक किसमें पाया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। देखो जो ये विलय और विलायक डिवाइड मतलब बताए गए हैं वो किसके आधार पर बताए गए हैं, मोलों की संख्या के आधार पर, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। जिसकी मोलों की संख्या ज़्यादा होगी, सपोज करो ये हमने क्या मान लिया, विलय को हमने कह दिया A1, और या हम सपोज कर रहे हैं हम दो पदार्थ ले रहे हैं A और B, ठीक है। इसका हमने ले लिया, इसका जो द्रव्यमान है W हमने मान लिया कि इसकी जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है। इसकी मात्रा हमने मान ली कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, ठीक है। और इसका कोई भी द्रव्यमान हो, अनुभार होगा, अनुभार हमने मान लिया इसका कितना है, 10 है, और इसका अनुभार हमने कितना मान लिया भाई, इसका अनुभार क्या है, इसका अनुभार हमने मान लिया 20 है, ठीक है। तो देखो देखने में तो ये मात्रा ऐसी लग रही है जैसे ये अधिक है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, विलायक का कार्य करेगा, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये विलायक का कार्य करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या देखने पड़ेंगे, इनके मोल देखने पड़ेंगे। मोल होते हैं W/M। W/M का मतलब क्या है भाई, 20 बटा क्या कर दो 10। तो यहाँ से कितने मोल आए, 2। कितने मोल आए भाई, 2। और यहाँ से अगर हम मोलों की संख्या निकालें तो कितनी आओगी, W/M बराबर कितनी आओगी, 30/20। तो यहाँ से जो मोलों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, लगभग 1.5 के आसपास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मोल हैं, 2, और यहाँ पर कितने मोल हैं, 1.5, यानी कि 1.5, ठीक है। तो वैसे हमें मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो ज़्यादा मात्रा किसकी थी, B वाली की थी। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमने इसमें पढ़ लिया, तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था, विलायक होना चाहिए था, और ये क्या होना चाहिए था भाई, विलय होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मोलों की संख्या इसकी एक ही ज़्यादा है और बी की क्या है, मोलों की संख्या कम है। तो जिसकी मोलों की संख्या ज़्यादा होगी वो हमेशा किसका काम करता है भाई, विलायक का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो इन दोनों अगर हम बात करें तो कौन विलायक है, तो विलायक इसमें क्या होगा, A होगा, और विलय क्या होगा इसमें, विलय इसमें क्या होगा, B होगा। समझ में आई बात। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि मात्रा के आधार पर नहीं देखना है, हमें देखना है मोलों की संख्या के आधार पर। तो जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा होगी वही हमेशा क्या होगा, विलायक का कार्य करेगा, और जिसके मोलों की संख्या कम होगी वो हमेशा किसका कार्य करेगा, विलय का कार्य करेगा, ठीक है। तो विलय और विलायक के बारे में पता लग गया भाई। विलय क्या होता है, यानी कि विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाता है, सामान्यतः जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और विलायक में जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है भाई, हमारे पास विलायक कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि विलय और विलायक कौन होगा। अगर हमें दो कोई पदार्थ दे दिया जाए तो उसमें उनकी केवल मात्रा दे दिया जाए और उनका अनुभार हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि कौन इसमें विलय और कौन इसमें विलायक का कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई, विलयन के गुण, ठीक है। तो विलयन के 3 गुण हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ विलयन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहली क्या प्रॉपर्टी है विलयन की, पहली प्रॉपर्टी है विलयन, यह एक एकल प्रावस्था तंत्र है। एकल प्रावस्था का मतलब है कि उसमें एक ही प्रकार की क्या होगी, प्रावस्था होगी, यानी कि देखने में वो क्या होगा, एक ही जैसा दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, विलयन में विलय के कणों का आकार, ठीक है। विलयन में जो विलय घोलेंगे उसके बाद जो कणों का आकार होगा वो कितना होगा, 10 की पावर माइनस के 7 से 10 की पावर माइनस के 8 के बीच क्या होगा, विलय के कणों का आकार होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है कि विलय और विलायक को भौतिक विधियों द्वारा
सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम भौतिक विधियों से विलय और विलायक को अलग करना चाहें तो वो सरलता से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन के प्रकार हम दो आधार पर पढ़ेंगे। पहला जो है वो है विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलयन के प्रकार पहला किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो पहला है तनु विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है? जब विलय पदार्थ की मात्रा विलायक में काफ़ी कम होगी तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। ठीक है, तो जैसे भाई हम सपोज करें, जैसे हम 100 ml जल में 1 ग्राम क्या डाल दें? NaCl मिला दें। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? तनु विलयन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विलायक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और विलय की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो जब विलायक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो और विलय की मात्रा बहुत ही कम हो तो उससे जो विलयन बनता है बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, अब है सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ी अगर बढ़ा दी जाए, बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? लगभग 20 ग्राम के आसपास या 30 ग्राम कर दी जाए। ठीक है, तो और 100 ml जल ही रहा। ठीक है, तो अगर भाई विलय की मात्रा थोड़ी अधिक हो, ठीक है, पहले से क्या हो? थोड़ी अधिक हो, तो क्या बनेगा? सांद्र विलयन बनेगा। क्या बनेगा? सांद्र विलयन। कहने का मतलब वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो तो वो क्या बनता है? सांद्र विलयन। ठीक है, जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा किसमें घुली हो? विलायक में घुली हो तो वो क्या बनता है? सांद्र विलयन। ठीक, अब इसके बाद अगला जो विलयन है ये है संतृप्त विलयन। ठीक है, ये विलयन क्या होते हैं? एक मेथड से बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। टेम्परेचर क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाए जाते हैं? जैसे सपोज करो हमें 100 ml जल में NaHCO3 का क्या बनाना है? एक संतृप्त विलयन बनाना है। ठीक है, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, यानी कि एक मशीन होती है जिसमें ये बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की एक मशीन होती है जिसमें इधर क्या करते हैं? टेम्परेचर को सेट करने के लिए क्या होता है? एक मतलब जो भी लगा होता है, और इसमें क्या होता है? यहाँ पे ये हम क्या लेते हैं? एक बीकर में हमने इस तरीके से बीकर रख दिया और बीकर के लिए बीकर में क्या ले लिया? अपना 100 ml क्या ले लिया? जल ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? NaHCO3 की थोड़ी थोड़ी मात्राएं डालते हैं और मात्रा डालने के बाद उसे तोल कर डालते हैं। जैसे हमने सपोज करो शुरू में 5 ग्राम डाल दी। शुरू में कितनी डाल दी? 5 ग्राम डाल दी। ठीक है, 5 ग्राम डालने के बाद उसे क्या करा? घोलते रहे। घोलने के बाद क्या होगा? वो 5 ग्राम मात्रा इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी और मात्रा डाल दी, लगभग 1 ग्राम के आसपास डाल दी। ठीक है, फिर घोलना शुरू करा और टेम्परेचर फिक्स कर रखा है कितना? लगभग जितने पे भी हमें बनाना है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस से बनाना है तो 50 डिग्री सेल्सियस रख के, तो फिर डाल दी थोड़ी सी मात्रा, फिर घोलना शुरू करा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इसमें NaHCO3 डाल दोगे तो वो घुलना क्या आ जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब जिस टाइम वो घुलना बंद हो जाएगा तो उसी टाइम जो बनेगा, जो विलयन बनेगा उसे क्या बोल देंगे हम? संतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या है? सपोज करो कि ये 10 ग्राम NaHCO3 डालने पर संतृप्त विलयन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर इससे कम मात्रा होगी, 9 ग्राम मात्रा होगी, क्या होगी? 9 ग्राम मात्रा होगी तो वो क्या बनेगा? असंतृप्त विलयन। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ही घुमा दे, से ज़्यादा ही क्या घुमा दे? ये एक कांच की रोड होती है जिसके द्वारा घुमाया जाता है। अगर ज़्यादा घुमा दे और उसमें क्या कर दे? थोड़ी 10 से कितनी घोल दे? 11 ग्राम मात्रा घोल दे। ठीक है, तो वो क्या बनता है? अति संतृप्त विलयन बनता है। लेकिन ये मात्रा वापस से थोड़ी देर रखने पर ये विलयन वापस से किसमें चले जाता है? 10 ग्राम मात्रा वाले विलयन में बदल जाता है। यानी कि अति संतृप्त विलयन थोड़ी देर बाद अपने आप से किसमें बदल जाता है? जो अधिक मात्रा घोली गई थी उसमें वो खुद से ही निकल जाती है और क्या बन जाता है? संतृप्त विलयन बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आया भाई? तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है कि जब विलायक बहुत ही अधिक मात्रा में हो और विलय बहुत ही कम मात्रा में हो तो उससे जो विलयन बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? जब विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष थोड़ी अधिक हो, यानी कि थोड़ी अधिक का मतलब है कि पहले से तनु से अधिक मात्रा किसकी हो? विलय की हो विलायक में। ठीक है, तो वो क्या बनता है? सांद्र विलयन। और संतृप्त विलयन कैसे बनते हैं भाई? संतृप्त विलयन हमने बता दिया कि एक फिक्स टेम्परेचर लिया जाता है, उसमें किसी विलय पदार्थ को घोला जाता है, जिस टाइम वो घुलना बंद हो जाता है तो उसी टाइम क्या बनता है? एक संतृप्त विलयन बनता है। ठीक है, अगर उस संतृप्त विलयन से कम मात्रा उसमें विलय पदार्थ की घुली हो तो असंतृप्त विलयन बनेगा। अगर अधिक मात्रा घुली हो तो क्या बनेगा? अति संतृप्त विलयन बनेगा। लेकिन वो अति संतृप्त विलयन कुछ देर बाद ही संतृप्त विलयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो 1 ग्राम मात्रा ये 10 पे अगर संतृप्त था तो जो 11 ग्राम मात्रा घुल गई थी वो वापस से क्या हो जाती है? दोबारा से किस में बदल जाती है? संतृप्त विलयन में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद भाई हम पढ़ते हैं, अगला है विलायक
की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम शुरू करते हैं भाई विलयन के प्रकार। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो अब जो दूसरा प्रकार है वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो विलायक 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। ठोस विलायक की तरह कार्य कर सकता है, द्रव विलायक की तरह कार्य कर सकता है और गैस भी विलायक की तरह कार्य कर सकती है, ठीक है। तो हमने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, ठीक है। तो ठोस विलयन क्या होते हैं, जब विलायक का कार्य क्या करे, हर बार ठोस करे। जैसे भाई यहाँ भी ठोस विलायक है, यहाँ भी ठोस विलायक है और यहाँ भी क्या है, ठोस विलायक है। और जब विलय का कार्य कौन करे भाई, ठोस द्रव गैस, ठीक है। अगर विलायक ठोस है और विलय भी क्या है, ठोस है, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं हम ठोस विलयन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है भाई पीतल, कांसा, ठीक है। ये धातुओं, 2 से अधिक धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, पीतल भी और ऐसे ही कांसा, ठीक है। इसके बाद है जब ठोस क्या करे, विलायक का कार्य करे और द्रव किसका कार्य करे, विलय का कार्य करे, ठीक है। जैसे सोडियम अमलगम, इसे बोलते हैं सोडियम अमलगम। क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम, अमलगम, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, सोडियम में पारा घुला होता है, ठीक है। या कह दो पारे में क्या है, सोडियम है, ठीक। इसी तरीके से पारा सोने में, ठीक है। अगर पारा किसमें हो, सोने के अंदर हो, तो वो भी विलयन कौन सा कहलाएगा, ठोस विलयन। लेकिन उसमें क्या होगा, ठोस विलायक होगा, यानी कि सोना क्या होगा, विलायक होगा और पारा क्या होगा भाई, विलय होगा, ठीक है। इसलिए अगला क्या है, ठोस गैस, ठीक है। जब ठोस क्या हो, विलायक हो और विलय क्या हो, गैस हो, ठीक है। जैसे PD हमारे पास क्या है, ठोस है और H2 हमारे पास क्या है, गैस है। अगर PD पर हम H2, PD एक धातु होती है, अगर PD के ऊपर हम H2 क्या करें, प्रवाहित करें, तो PD क्या करती है, उसे अधिशोषित कर लेती है। अधिशोषण का मतलब उसे अपने ऊपर सौंप लेती है। इसी प्रकार से हमारे पास अगली एक टाइटेनियम होती है, टाइटेनियम N2 का क्या करती है, अधिशोषण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर PD और Ni क्या है, वो Ti क्या है, यहाँ पे ठोस है और H2 N2 क्या है, यहाँ पे गैस है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्या है, द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब है जब द्रव क्या करे, विलायक की तरह क्या करे, कार्य करे। क्या करे, हर बार विलायक की तरह क्या करे, कार्य करे, विलायक की तरह क्या करे, कार्य, ठीक है। तो जब द्रव विलय हो, विलायक हो और ठोस क्या हो, विलय हो, तो ऐसे विलयन को, जैसे विलयन को क्या बोलते हैं हम, द्रव विलयन, ठीक है। जैसे भाई चीनी, नमक आदि का जल में विलयन, ठीक है। तो वे क्या कहलाओगे, द्रव विलयन कहलाओगे, ठीक है। जब द्रव ही क्या हो, विलायक हो और द्रव ही क्या हो, विलय हो, तो ऐसे विलयन को भी क्या बोला जाता है, द्रव विलयन। जैसे भाई C2H5OH को बोलते हैं अल्कोहल और जल का विलयन। जल में अगर हम C2H5OH को जल में डाल दें या जल में C2H5OH डाल दो या C2H5OH में जल डाल दो, तो उससे जो विलयन बनेगा उसे क्या बोल देंगे हम, द्रव विलयन, ठीक है। वहाँ पर द्रव ही विलायक का कार्य करेगा और द्रव ही किसका कार्य करेगा, विलय का कार्य करेगा, ठीक है। जब द्रव विलायक हो, अगला क्या होता है भाई, जब द्रव क्या हो, विलायक हो और गैस क्या हो, विलय हो, तो ऐसे विलयन को भी क्या बोलते हैं, द्रव विलयन, ठीक है। जैसे भाई जल में घुली O2, ठीक है। तो जल यहाँ पे क्या है, विलायक है और O2 यहाँ पे क्या है, विलय है, ठीक है। O2 क्या है, गैस है, ठीक है। इसी तरीके से सोडा वाटर यानी कि वाटर में क्या है भाई, जल में क्या है, CO2 गैस, क्या कौन सी है, CO2 गैस, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या है, विलायक है और CO2 गैस क्या है, यहाँ पे विलय है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या है, गैस विलयन। गैस विलयन का मतलब क्या है भाई, जब गैस हर बार किसका कार्य करे, विलायक का कार्य करे और ठोस द्रव गैस किसका कार्य करे, विलय का कार्य करे, ठीक है। अगर गैस विलायक है और ठोस क्या है, विलय है, तो उससे जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, गैस विलयन, ठीक है, या गैसीय विलयन, ठीक। तो उस जैसे भाई धुआं, कपूर का N2 में विलयन, ठीक है। अगर कपूर को हम किसमें मिला देंगे, कपूर क्या है, ठोस है और गैस में मिला देंगे N2 में, तो उससे जो विलयन बनेगा उसे भी क्या बोलेंगे हम, गैसीय विलयन, ठीक है। अगला क्या है भाई, गैस विलायक है और द्रव क्या है, विलय है, ठीक है। जैसे भाई क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण। अगर N2 यहाँ पे क्या है, गैस है और क्लोरोफॉर्म की वाष्प क्या है, द्रव है। वाष्प किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है भाई। तो क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प है वे तो विलय है और N2 क्या है, यहाँ पे गैस है जो किसका कार्य कर रही है, विलायक का कार्य कर रही है, ठीक है। अगला क्या है भाई, गैस और गैस का जो मिश्रण होता है इसे भी क्या बोलते हैं, गैसीय मिश्रण या गैस मिश्रण। गैसीय मिश्रण कहो चाहे गैस मिश्रण कहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे N2O2 कोई भी 2 गैस हो, उनका मिश्रण क्या कहलाता है, गैसीय मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो इन विलयनों में जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये है विलयन गैस और द्रव, गैस द्रव और ठोस द्रव। ये जो 3 विलयन है जिनमें हमने स्टार मार्क किया है, ये विलयन कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। और जो इनमें महत्वपूर्ण विलयन है वे द्रव गैस, द्रव
और द्रव गैस। ठीक है, ये विलयन क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विलयन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो हमें विलयनों के बारे में पढ़ना है, हमें 2 प्रकार के विलयनों के बारे में पढ़ना है। एक जो पहला विलयन है भाई विलायक जब द्रव होगा प्लस विलय जब अवाष्पशील पदार्थ होगा। एक तो इस प्रकार के विलयन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्रव और द्रव विलयन के बारे में। ठीक है, द्रव विलयन के बारे में। ठीक, तो अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं, हमने इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हमने क्या पढ़ा है भाई, विलयन क्या होता है ये तो मैं बता दिया था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उन्हें क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, समांगी का मतलब होता है विलयन में जो प्रति एक यानी कि विलयन का जो घटक है वो प्रत्येक समान हो। ठीक है, यानी कि देखने में विलयन एक ही जैसा दिखाई दे। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा, विलयन 2 घटकों से मिलकर बना है। पहला है विलय, दूसरा है विलायक। तो विलय क्या होता है भाई, जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, सामान्यतः जो कम मात्रा में पाया जाता है वो विलय है, और जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक है। ठीक है, तो हमने तुम्हें बता दिया था कि विलय और विलायक को मात्रा के आधार पर हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है, जिसके मोल अधिक होते हैं वही विलायक का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद है भाई विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार विलयन के गुण हमने 3 विलयन के गुण पढ़े। पहला पढ़ा कि यह एक एकल प्रावस्था तंत्र है। एकल प्रावस्था का मतलब वही है कि वह एक समांगी विलयन है। दूसरा पढ़ा कि विलयन में विलय के कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक, तीसरा पढ़ा कि विलय और विलायक को भौतिक विधियों के द्वारा हम सामान्यतः अलग नहीं कर सकते। इसके बाद हमने पढ़ा विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हमने 2 प्रकार से पढ़े। विलयन के प्रकार एक तो हमने पढ़ा विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा कि 5 प्रकार के विलयन होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक, तो इसके बाद हमने पढ़ा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वे कितने प्रकार के पढ़े हमने, 3 प्रकार के। एक ठोस विलयन, एक पढ़ा द्रव विलयन, एक पढ़ा गैस विलयन। ठीक है, तो ठोस विलयन क्या विलयन होता है, जिसमें ठोस विलायक की तरह कार्य करता है वो ठोस विलयन है। और द्रव विलयन जिसमें द्रव विलायक की तरह कार्य करता है वो द्रव विलयन है। गैस विलयन जिसमें गैस विलायक की तरह कार्य करता है गैस विलयन। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांद्रताएं कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।